नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे लखीमपुर खीरी की। जी हां, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की। इस जगह देशवासियों ने, ज्यादातर देशवासियों ने नाम भी नहीं सुना था, लेकिन अपना ध्यान आकर्षित किया। सबकी निगाहें गड़ गई थी इस जगह पर 1 महीना 5 दिन पहले। और वजह थी वो नजारा, वो इतना विभत्स था कि कोई भी आम आदमी सिहर उठता। 4 किसानों को रौंद दिया गया, जीप के टायर के नीचे उन्हें रौंद दिया गया। वो तो जा रहे थे, जीप के सामने भी नहीं थे, यानी कि उनका चेहरा उसके सामने नहीं था। और पीछे से जीपों का एक काफिला आया और दनाते हुए, रौंदते हुए, इन किसानों को मारते हुए। मौत नहीं हुई, दरअसल यह हत्या थी। और उसके बाद सिलसिला यही नहीं थमा, जवाबी हिंसा भी हुई और जीप का ड्राइवर और 2 बीजेपी कार्यकर्ता और इसके अलावा एक पत्रकार भी मौत के घाट उतार दिए गए। पत्रकार के बारे में कुछ और जानकारियां आई हैं, रमन कश्यप की मैं बात कर रहा हूं, उसे आगे बताऊंगा। लाठियों से बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। पूरे देश में बवाल मचा। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन गुनहगारों को सजा मिले, यह पूरे देश की आवाज थी। और जांच शुरू भी हुई। यूपी पुलिस ने जांच की शुरुआत की, लेकिन दबाव बना उत्तर प्रदेश सरकार पर, तो एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया। उसे जांच का जिम्मा सौंपा गया। सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने भरोसा दिया, वादा किया कि एक न्यायिक आयोग का गठन भी किया जाएगा, और आयोग गठित भी किया गया। तो देश को भरोसा हुआ। देखिए, इंसाफ जो है ना, कि इंसाफ मिलेगा। जिन्होंने अपनों को खोया है उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा, यह भरोसा कायम हुआ। और भरोसा बहुत जरूरी होता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर 4थी सुनवाई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई उत्तर प्रदेश सरकार को। उसके जांच के तौर तरीकों पर सवाल उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिना लार लपेट कहा कि जो यह जांच चल रही है लखीमपुर खीरी हिंसा की, इस मौत के तांडव की, इस नरसंहार की, उन्हें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को यूपी सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है। और 3 जजों की जो यह बेंच है, इसकी अध्यक्षता देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमन्ना कर रहे हैं, और साथ में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली। जस्टिस हिमा कोहली ने तो यहां तक कह दिया, ऐसे नहीं चलेगा, यह तरीका सही नहीं है। क्यों ना उत्तर प्रदेश से बाहर की हाई कोर्ट, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का नहीं, जो न्यायिक आयोग का गठन हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को उसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी गई थी। जस्टिस हिमा कोहली कहती हैं, और बाकायदा नाम भी सुझा दिए। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील हरीश साल्वे, देश के जाने माने वकील हैं, उन्होंने कहा कि जस्टिस रंजीत सिंह रिटायर्ड या राकेश कुमार जैन रिटायर्ड, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं, ये क्यों ना निगरानी करें, डे टू डे बेसिस पर रोज नजर रखें कि SIT क्या जांच कर रही है। और यह सवाल क्यों उठा? क्योंकि जो स्टेटस रिपोर्ट, जो प्रगति रिपोर्ट आज उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट के सामने पेश की, कोर्ट ने कहा यह क्या है,
मैं कोट कर रहा हूं, एंड आई कोट, नथिंग इन द स्टेटस रिपोर्ट एक्सेप्ट दैट इट सेड दैट सम मोर विटनेसेस वर एग्जामिन्ड एंड द लैब रिपोर्ट्स हैड नॉट कम येट। कि क्या है इसमें कि हमने कुछ और चश्मदीदों से पूछताछ की और जी लेबोरेटरी की, प्रयोगशाला की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। इसके अलावा क्या है इसमें? शुक्रवार को अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही साथ सवाल उठाए कि यह कौन सी जांच चल रही है। यह जांच के नाम पर आपने रायता फैला दिया है। यू आर मिक्सिंग अप केसेस। दो मोटे मोटे केस हैं। एक जीप के तले, जो अभी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, फिर से दिखा रहा हूं, टायर के नीचे जो रौंद दिया गया 4 किसानों को, एक तो वो केस है। दूसरा, उसके बाद जो जवाबी हिंसा हुई, बीजेपी के समर्थकों और ड्राइवर को भी पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया, उनका घल्लू घारा क्यों कर रखा है? यह कौन सा जांच का तरीका हुआ? सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि अगर चश्मदीद गवाही देना चाह रहा है और वो दोनों मामलों में गवाही दे रहा है तो पुलिस कैसे रोके? पर क्या केस मिक्सअप किए जा रहे हैं? और एक और गंभीर सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि जी 10 आरोपियों को हिरासत में तो आपने ले लिया, लेकिन सिर्फ गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेणी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू का ही फोन जब्त क्यों किया गया है? अब देखिए, फोन तो जब्त हुआ है और फोन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप जानते हैं आजकल हर जांच में छोटी से छोटी वारदात से लेकर बड़े से बड़े नृशंस हत्याकांड में कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स बहुत कुछ बताती हैं। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी आप पकड़ लेते हैं, लोकेशन पकड़ लेते हैं, किससे क्या बातचीत हुई, एक दूसरे की वेरिफिकेशन से पता लग जाता है झूठ कौन बोल रहा है। अब आशीष मिश्रा मोनू का फोन तो जब्त कर लिया गया, बाकी लोगों का जब्त ही नहीं हुआ। सरकार के वकील ने दलील दी कि जी उन्होंने कहा हमारे पास फोन ही नहीं था, पर हम उनके कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं। यह 1 महीना 5 दिन के बाद की व्यवस्था है, स्थिति है, सूरत हाल है। 4 अक्टूबर को 2:37 पर यह एफआईआर दर्ज हो गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बात, जो न्यायिक आयोग का गठन किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, उस पर भी सवाल उठा दिए। बिना लार लपेट के जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, वी डोंट वांट जुडिशियल कमीशन अपॉइंटेड बाय योर स्टेट टू कंटिन्यू। कि यह न्यायिक आयोग, इसको जारी रखने की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि न्यायिक आयोग पर भी भरोसा नहीं सुप्रीम कोर्ट को। वी डोंट वांट टू हैव एनी पॉलिटिकल ओवरटोन्स। राजनीति इस पर हावी ना हो, लेकिन राजनीति हावी हो रही है। एक सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं उठाया, और वो सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस मामले में केंद्र में कौन है? ये आशीष मिश्रा मोनू की बात क्यों हो रही है इतनी? क्योंकि वो अजय मिश्रा टेणी, जो देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे हैं। और जो एफआईआर दर्ज की गई, एफआईआर में जो तहरीर डाली गई, उसकी 2 लाइन आपके सामने पेश कर रहा हूं। उक्त वायरल वीडियो को लेकर भारत सरकार द्वारा गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेणी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक वीडियो भी वायरल हुआ था, 2 मिनट में तुम्हें सीधा कर दूंगा, देख लूंगा मैं तुम्हें। इस घटना से पहले का यह वीडियो था, 1 हफ्ते पहले का। और आज उनके ही पुत्र द्वारा विभत्स घटना कारित कर दी गई। उक्त कृत्य उक्त गृह राज्य मंत्री और उसके पुत्र आशीष मिश्र मोनू द्वारा सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक की गई है। एफआईआर उनके नाम नहीं कटी है, पर्चा नहीं कटा है, मैं यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दूं, लेकिन तहरीर में नाम है गृह राज्य मंत्री का। लेकिन 1 महीने 5 दिन बाद भी उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई, यह जहमत नहीं उठाई गई है।
देश के गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, एक बड़ा सम्मेलन होता है, तो डेस्क पर उनके साथ देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेणी भी मौजूद थे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट को यूपी सरकार की जांच पर भरोसा नहीं और लखीमपुर के गुनहगारों को बचाया जा रहा है। फिर कहूंगा इंसाफ सत्यमेव जयते, सबको इस पर भरोसा है। यह खेल भरोसे और इंसाफ का है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता, युवा चेहरा हैं राकेश त्रिपाठी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, एके जैन साहब डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, किसान आंदोलन के जाना पहचाना चेहरा धर्मेंद्र मलिक और मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ हैं और इस सुनवाई को, इस केस को लगातार वो ट्रैक कर रही हैं। तो यह बहुत ही चिंता का सबब है। राकेश त्रिपाठी, सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार की जांच पर भरोसा नहीं कर रही है। देखिए संदीप जी, हम सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, पूरा आदर करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मैंने अभी देखा नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अपेक्षाएं हमसे की हैं, हम निश्चित तौर पर उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। देखिए ये बात किसी से छुपी नहीं है संदीप जी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपेक्षाएं, जिनको आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाए हैं, इस देश का पुलिसिंग तंत्र, इस देश का फॉरेंसिक सिस्टम, इस देश का जो क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता रहा है। जिस तरह की आदर्श अपेक्षा की जा रही है कि कोई घटना हुई है, घटना के 15 दिन 20 दिन के भीतर ही भीतर उस घटना के हर तथ्य, हर पहलू का बिल्कुल फॉरेंसिक तरीके से उसके साक्ष्य जुटा करके सारी गवाहियां पूरी करके पूरा केस का ट्रायल पर उसको ले जाया जाए और अपराधियों को सजा नहीं। मैं इसलिए संदीप जी कह रहा हूं ना, ये आदर्श अपेक्षाएं हैं, लेकिन ये आदर्श अपेक्षा करते समय मैं जुडिशरी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मैं कोई इस तरह की आलोचना उसकी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन ये भी तथ्य है कि मुकदमों का अंबार लगा हुआ है, क्यों नहीं उनकी भी टाइम बाउंडिंग तय होती है कि कितने दिनों में अब तक मुकदमों का निस्तारण क्यों नहीं हो जाता है, क्यों नहीं ये तथ्य पूछे जाते हैं कि किसी भी मामले की सुनवाई में वर्षों वर्ष का समय क्यों लग जाता है। देखिए ये बात जुडिशरी से कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि जुडिशरी से पूछेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, लेकिन सरकार से पूछा जा सकता है कि सरकार लोकतांत्रिक ढंग से है, चुनी हुई है। तो मतलब दिक्कत जुडिशरी की है, लेकिन मैं इस बात सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं कि इंसाफ मिलना चाहिए, गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल उस पर उठ रहे हैं कि क्या कार्रवाई कर रहे हो। स्टेटस रिपोर्ट आपने दाखिल कर दी और इसमें बता दिया जी कुछ और चश्मदीदों से मैंने पूछताछ कर ली, इस पर सवाल उठ रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के नहीं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपने कुछ सवाल उठाने का काम किया है। देखिए सवाल उठाने का अधिकार आपका भी है संदीप जी, आप भी स्वयं सवाल उठा सकते हैं और अभी हमारे साथ पैनल में बैठे हुए राजनीतिक दल के प्रवक्ता भी बहुत सारे सवाल उठाएंगे। लेकिन ये जवाबदेही के साथ मैं इस बात को कहूंगा कि इस पूरे मामले में जितनी तरह के तथ्य हैं, जितने तरह के पहलू हैं, इसके अन्वेषण में, इसकी जांच में, इसके फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन बहुत जल्दबाजी में, बहुत हरी-भरी में फोन अभी तक जब्त किया है आशीष मिश्रा का फोन, बाकी वो किसके संपर्क में था उनके फोन नहीं मिले, हम उस भावना का पालन करेंगे। नहीं देखिए, जब कोई इंसिडेंट जिसमें मास अपील हो, जिसमें मास इन्वॉल्व हो, पूरी भीड़ इन्वॉल्व थी, ऐसे मामले में तथ्यों का जुटाया जाना, साक्ष्यों का जुटाया जाना थोड़ा दुष्कर कार्य होता है, कठिन कार्य होता है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की पुलिस काम कर रही है। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट अगर किसी प्रकार का कोई नई इंक्वायरी के लिए या किसी नए प्रकार के कोई सेटअप के लिए ऑर्डर करती है तो निश्चित तौर पर हम उसका पूरा पालन करेंगे। जिस तरह की भी जांच की आवश्यकता हो, हम उत्तर प्रदेश की सरकार किसी भी तरह की जांच से पीछे नहीं हटने वाली है। हम स्वयं चाहते हैं कि इस पूरे मामले में जो भी कल्प्रिट है, जो भी अपराधी हैं, वो अपराधी पकड़े जाने चाहिए। जिन लोगों ने भी अपराध करने का काम किया है, क्योंकि एक विभत्स कांड था और इस विभत्स कांड में 8 लोगों की जान गई है। ऐसे मामले में तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से बाहर का एक रिटायर्ड जज पक्षधर है, आप किसी अपराधी को बचाने वाले नियुक्त किया जाए और डे टू डे बेसिस पर जब तक की चार्जशीट दाखिल नहीं होती है इस मामले पर निगरानी रखे। हरीश साल्वे ने कहा गवर्नमेंट कैन अपॉइंट। आप तैयार हैं इसके लिए राकेश त्रिपाठी?
देखिए ये ऐसा मसला है जिस मसले पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैं सीधी कोई जानकारी दे दूं, मैं मानता हूं ठीक नहीं है। ये हम अपने विधिवेत्ताओं के साथ बातचीत करके, संवाद करके सरकार इस संदर्भ में निर्णय लेगी कि उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या पक्ष रखना है। मैं कोई सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ दलील करने वाला अधिवक्ता नहीं हूं। प्रवक्ता के नाते मैं इस बात को जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि इस पूरे मामले में कोई भी अपराधी बचे, इस बात की कोई संभावना नहीं, ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है जब जो भी अपराधी समझिए इस बात को, सजा मिलकर के ही रहेगी। देखिए, आपने एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? वी डोंट वांट जुडिशियल कमीशन अपॉइंटेड बाय योर स्टेट टू कंटिन्यू। उस न्यायिक आयोग को जारी रखने की कोई जरूरत नहीं, हम जो नाम सुझा रहे हैं आप अपॉइंट कीजिए। यह बहुत तल्ख टिप्पणी है। देखिए संदीप जी, सुप्रीम कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है। सुप्रीम कोर्ट अपनी इस पावर को एक्सरसाइज करते हुए अगर कोई आदेश करती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो संविधान द्वारा निर्वाचित है, जो निर्वाचन की प्रक्रिया से निर्वाचित होकर के आई है, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं। लेकिन सुप्रीम नहीं, कोर्ट आज आप सवाल भी उठा रहे हैं न्यायपालिका पर। जब राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला आता है 2 साल पहले, नवंबर का ही महीना था, या जब सीएए पर कोई फैसला आता है, तब तो आप ताली बजाते हैं और सत्यमेव जयते की बात करते हैं। आज आप न्यायपालिका और हमारी न्यायिक व्यवस्था आदर्श स्थिति की अपेक्षा उम्मीद की जा रही है, ये सवाल उठाते हैं। नहीं संदीप जी, मैंने सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट का गुण दोष के आधार पर कोई विवेचना नहीं की है। मैं सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट को गुण दोष के आधार पर नहीं, मैं इसकी जो पूरी प्रक्रिया है कि जजमेंट की डिलीवरी में कितना टाइम लगता है, ये क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम हमारा किस तरह से काम करता है, उसको लेकर के मैंने टिप्पणी की है और कि प्रभुराम के मंदिर को भी साबित करने के लिए हमको वर्षों वर्ष तक कटघरे में खड़ा होना पड़ा है। नहीं, पर यहां पर कटघरे में जो खड़े हैं वो हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेणी। और मैंने ये एफआईआर की तहरीर पढ़ी है। तहरीर में क्या कहा गया? उक्त कृत्य उक्त गृह राज्य मंत्री और उसके पुत्र आशीष मिश्रा मोनू द्वारा सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक की गई है। 1 महीना 5 दिन में अभी तक उनसे पूछताछ नहीं हुई और बाकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं क्या? संदीप जी, मैं इस बात को फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। हाँ, नहीं, मैं देखिए संदीप जी, एफआईआर के तथ्य है अंतिम सत्य नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। एफआईआर के तथ्यों के आधार पर विवेचना होती है, एफआईआर के तथ्यों के आधार पर साक्ष्यों का संकलन होता है, एफआईआर में कही गई बातों का तर्कों की कसौटी पर कसा जाता है और यह काम विवेचना अधिकारी का होता है, इन्वेस्टिगेटिंग टीम का होता है। इन्वेस्टिगेटिंग टीम इस पर काम कर रही है, किससे पूछताछ करनी है, कितनी पूछताछ करनी है, कौन कौन से सवाल पूछने हैं, ये सारे काम वैज्ञानिक पद्धति से जो प्रोफेशनल तरीके से किए जाते हैं वो किए जा रहे हैं। बावजूद इसके अगर किसी प्रकार की कोई अविश्वास की स्थिति है या सुप्रीम कोर्ट का किसी प्रकार का कोई शक शुबा है, तो सुप्रीम कोर्ट को पूरी पावर है। देश के गृह राज्य मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री के साथ लखनऊ में सम्मेलन में वो मंच पर मौजूद होते हैं। ये क्या संकेत जाता है जांच अधिकारियों को जो विवेचना कर रहे हैं, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया? नहीं संदीप जी, देखिए कोई भी अधिकारी हो, कोई भी मंत्री हो, वो किसी भी जांच से बड़ा नहीं हो सकता है। हाँ। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि पूरे देश ने देखा है कि गुजरात के पूरे मामले में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को घंटों तक पूछताछ का सामना करना पड़ा है। हम निष्कलंक होकर के बाहर आए हैं, हम किसी प्रकार की जांच से न पीछे हट रहे हैं, न पूछताछ से। ठीक है, जांच से आप पीछे नहीं हट रहे हैं। एके जैन साहब, मुझे एक सेकंड सर, एके जैन साहब, मुझे यह समझाइए और दर्शकों को, यह एफआईआर है, पर्चा उनके नाम नहीं कटा, अजय मिश्रा टेणी के नाम पर तहरीर में उनका बाकायदा नाम है और कहा गया है सुनियोजित तरीके से, षड्यंत्र पूर्वक तरीके से उक्त कृत्य को अंजाम दिया गया। तो सामान्य प्रक्रिया क्या होती है? अगर यह प्रभाकर मिश्रा मेरे सहयोगी या संदीप चौधरी का यह नाम इस तरह से आता किसी एफआईआर की तहरीर में, तो मुझसे पूछताछ होती कि नहीं होती? एके जैन साहब, देखिए, अगर एसआईटी जो प्रचलन है वो बता रहा हूं आपको एज एक्स पुलिस ऑफिसर, एसआईटी की तफ्तीश में अगर ये आता है कि इसमें कोई कोरिलेशन है और इसमें वो षड्यंत्र की बू पाते हैं कि इसकी वजह से ये घटना कारित हुई, तो एसआईटी पूरी एम्पावर्ड है कि वो उनसे
जो भी हो इसमें, चाहे गृह मैं राज्य मंत्री एम्पावर्ड हो, की कोई बात नहीं, उनके अधिकारों की बात नहीं पूछ रहा हूं ए.के. जैन साहब, मैं पूछ रहा हूं सामान्य प्रक्रिया क्या होती, मेरा या मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का यह नाम होता कि सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक उक्त घटना को अंजाम दिया गया, तो मेरे से 1 महीने 5 दिन में अब तक पूछताछ हो चुकी होती ना। सामान्य प्रक्रिया पूछ रहा हूं मैं। नहीं, सामान्य प्रक्रिया में पूछताछ हो भी सकती है, पर क्योंकि एसआईटी एक हाई लेवल ऑफिसर्स के द्वारा लीड की जा रही है, उनकी जो सोच है, उनकी सोच में अभी तक ये नहीं आया होगा कि षड्यंत्र इसमें प्रूव हो रहा है, ये षड्यंत्र के तहत घटना कारित की गई, क्योंकि षड्यंत्र प्रूव करना भी एक बहुत ही डिफिकल्ट वो है। मैं तो इस बात से भी ये है, और जिस समय साक्ष्य आएगी, मैं समझता हूं कि अवश्य पूछताछ की जानी चाहिए और की जाएगी। पूछताछ की जानी चाहिए और की जाएगी। एक और बात, जो सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट जो दाखिल की है यूपी सरकार ने, ए.के. जैन साहब, सिर्फ आशीष मिश्रा मोनू का ही फोन अभी तक जब्त किया गया है। ये कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स तो आजकल मतलब वो नींव होती है किसी भी जांच की, वहीं से आगे की पड़ताल शुरू होती है कॉल डिटेल रिकॉर्ड से कि आप कहां थे, आप कह रहे हैं मैं तो दंगल में था, तो आप किसको फोन मिला रहे थे, वो कहां था। ये क्रॉस वेरिफिकेशन ये जरूरी हो जाती है ना। अजीब लगा आपको 1 महीना 5 दिन में एक फोन जब्त हुआ है? ये 100% जरूरी होता है कि आप उसको साबित करने के लिए कि कौन कौन गाड़ियों में थे, कौन कौन उस समय उपलब्ध थे, उनकी लोकेशन कहां पर थी, और उनके सीडीआर पूरे निकाले जाते हैं। और मेरे ख्याल से इस केस में भी निकाले गए होंगे। मोबाइल कब्जे में लिए गए कि नहीं, ये मैं नहीं जानता। नहीं लिए गए कह रहे हैं ना। नहीं, मोबाइल कब्जे में लिया जाना और कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालना दो अलग अलग बातें हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड मेरी जहां तक जानकारी है सबकी निकाली गई है, और उसी आधार पर उनको मुल्जिम बना के जेल भेजा गया। सिर्फ कॉल डिटेल रिकॉर्ड से काम नहीं चलता ना ए.के. जैन साहब। अब ये जो मुंबई में ड्रग्स वाला केस हुआ, वो सारा व्हाट्सएप चैट और बाकी चीजें बहुत कुछ खंगाला जा सकता है फोन से, और फोन का ना मिलना, नहीं, फोन का ना मिलना ये गलत है। कोई भी आज की तारीख में ऐसा नहीं होता है जिसके पास की मोबाइल फोन ना हो। हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन होता है, और अगर ऐसी कोई संभावना है कि व्हाट्सएप चैट्स हैं और कुछ और है, तो निश्चित ही मोबाइल कब्जे में लिए जाने चाहिए और खंगाले जाने चाहिए। अभय दुबे, सुप्रीम कोर्ट की यह तल्ख टिप्पणी आप किस तरीके से देख रहे हैं? संदीप चौधरी जी, जब व्यवस्था ही, अब तक तो ये लग रहा था कि व्यवस्था प्रश्रय दे रही है, मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रही है, मगर ऐसा लगता है कि सुनियोजित तरीके से इस व्यवस्था ने संस्थागत हत्याएं कराई है। आरोप सिर्फ अकेले केंद्रीय गृह मंत्री पर नहीं है, आरोप है इस प्रदेश के गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री हैं उन पर भी। इस हद तक षड्यंत्र किया जाएगा किसानों के साथ। मैं एक छोटी सी बात पर प्रकाश डालता हूं जो चर्चा में नहीं आया उल्लेख। किसानों को तो ठीक है रौंद कर मारा ही गया नियोजित तरीके से, लेकिन जानते हैं क्या हुआ आज अदालत में एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता श्याम सुंदर जो मारा गया, उसकी बेवा के माध्यम से सीनियर एडवोकेट भारद्वाज अपीयर हुए थे। उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमारा जो व्यक्ति है वो आखिरी बार पुलिस अभिरक्षा में पुलिस के साथ देखा गया, उस पुलिस वाले के पास AK-47 थी और वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था। उन्होंने फोटो बताया, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है, फोटो हमें मत दिखाइए। मगर बोला फिर कि कौन अपीयर हुआ है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। फिर हरीश साल्वे साहब को कहा कि आप इस विषय को देखिए, तो उन्होंने कहा कि हमने एडिशनल एडवोकेट जनरल को ये फोटो भी वहां मेल कर दिया था। कोई जवाब उनका नहीं आया। हमें बिल्कुल एसआईटी पर भरोसा नहीं है। जानते हैं इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, ये तो आप अपनी पॉलिटिकल कन्वीनियंस से निकाल रहे हैं। क्या आप इस बात को नकार रहे हैं? 4 किसानों को रौंदा गया, लेकिन बीजेपी के 2 कार्यकर्ता, एक ड्राइवर, उनको भी लाठियों से पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। आप उसको कंडोन कर रहे हैं, उसकी सफाई दे रहे हैं क्या? संदीप जी, ये तो खुद वो जो श्याम सुंदर है उनकी पत्नी ने आरोप लगाया। इसका अर्थ जानते हैं क्या?
इसका अर्थ अप्रत्यक्ष रूप से यह है, जो मैं समझ पाया हूं, ये तस्वीरें यहां पर सामने आप देख सकते हैं, और ये तस्वीरें देखी हुई हैं। संदीप चौधरी खेतों में लाठियों से पीट पीट कर मारा गया है। उसकी भी उतनी कड़ी निंदा होनी चाहिए ना। इंसाफ इन्हें भी मिलना चाहिए, किसानों को भी मिले और इन परिवारों को भी मिले। संदीप चौधरी जी, ये रमन कश्यप पत्रकार पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेता यही कह रहे थे कि उसे पीट पीट कर मार दिया, लेकिन आज सर्वोच्च अदालत के सामने स्वीकारा हरीश साल्वे साहब ने कि हमें पहले यह इंप्रेशन था कि पीट पीट कर मारा, लेकिन उसकी भी कुचल कर रोंद कर हत्या की गई है। तो ये अभ्यस्त हैं, आप उठाकर देख लीजिए। उन्नाव के कुलदीप सेंगर के केस में हूबहू इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही कहा था कि 17 अगस्त 2017 को उसने मुख्यमंत्री को अपनी याचिका दी कि मेरे साथ बलात्कार का घृणित कृत्य हुआ है। 8 महीने तक आपने उसका केस रजिस्टर नहीं किया, और कोर्ट ने कहा कि और 8 महीने आप चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो। तो ये उत्तर प्रदेश का मूल स्वभाव सरकार का बन गया है। हाथरस के केस में भी कहा पुलिस ने कि कोई बलात्कार नहीं हुआ, जब सीबीआई को मुकदमा गया तो उन्होंने प्रमाण दिए चार्जशीट में कि बलात्कार। सरकार जो कार्रवाई हो सकती है, क्या वो कार्रवाई सरकार ने नहीं की? क्या यूपी पुलिस से जांच हटाकर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को नहीं दी? क्या एक न्यायिक आयोग का गठन नहीं किया यूपी सरकार ने? एसआईटी क्या कर रही है मुझे बताइए। कोर्ट ने तीसरी बार फटकारा। इसके पहले जब सुनवाई थी 20 अक्टूबर को, तब उन्होंने कहा कि रात को 1 बजे तक प्रतीक्षा करते रहे एसआईटी की रिपोर्ट की, आपने प्रस्तुत नहीं की। और अभी क्या कहा कोर्ट ने कि टावर से कम हम पता लगा सकते थे उनकी लोकेशन क्या है। आपने सिर्फ एक मोबाइल जब्त किया, टावर से उन लोगों की लोकेशन का पता लग सकते थे। और पहले उन्होंने यह भी कहा कि आप सिर्फ एक तरफा बयान दर्ज करा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता हैं उन्होंने यह भी कहा था कि श्याम सुंदर की अलग से स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करिएगा, वो सरकार ने नहीं की है। तो ये समूचा षड्यंत्र। अभी तो शुक्रवार को फिर से सुनवाई है, पर एक सेकंड, ये जो नरसंहार हुआ, मैं ये शब्द पहले दिन से इस्तेमाल कर रहा हूं। उसके बाद आप लोग गए धर्मेंद्र, आपने समझौता भी कराया, और एक संवेदनशील जो स्थिति थी उसमें परिपक्वता भी दिखाई गई, परिवारों को भी मनाया गया, अंतिम संस्कार हुए। जो समझौता हुआ था, जो शर्तें थी आपकी, क्या वो पूरी हो गई है? नहीं, देखिए संदीप जी, इस जांच से तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है वो तो मैं एसआईटी को मिलकर 8 दिन पहले कहा था। आपको मुझे 2 मिनट देने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पूर्व डीजी साहब भी हैं। इसमें हो क्या रहा कि जो हमारे लोगों को नोटिस भेजे जा रहे वो 220 में भेजे जा रहे। 220 की तो पिछली हियरिंग पे बात की सुप्रीम कोर्ट ने कि उसमें भी स्टेटस रिपोर्ट दो। 219 जो किसानों के मारने का केस है उसमें 10 नोटिस और 220 में 50 नोटिस, यानी कि गवाह डराए जा रहे कि अगर आप गवाही दोगे तो आपको जेल में भेजा आप कह रहे हैं किसानों को रौंदने के मामले में 10 नोटिस आए हैं जी, और जो जवाबी हिंसा हुई जिसमें बीजेपी समर्थकों को पीट पीट कर मारा गया जी, उसमें 50 नोटिस पूरे एसआईटी का देख लो। और क्या है एसआईटी? 3 इंस्पेक्टर लखीमपुर खीरी के, एक पीएसी के कमांडेंट, वो भी पदोन्नति वाले हैं, और जो एक थे सीबीआई में रहे अफसर उपेंद्र अग्रवाल को 5 दिन में हटा दिया गया। बड़ा सवाल है, गोंडा के डीआईजी बना दिए गए, लौट कर नहीं आए जिस दिन से चार्ज लिया, और कहा कि नहीं के सुपरविजन में होगी। तो वही तो इंस्पेक्टर पर्चा काट रहा है जो थाने में बैठा हुआ था। इससे अगली बात, किसको बचाया जा रहा? 2 लोगों के वीडियो हैं मेरे पास जो पुलिस को सौंपे थे। क्या पुलिस ने किसानों के खिलाफ कोई मुकदमा लिखवाया पुलिस से छीनने का? अगर नहीं लिखवाया तो पुलिस के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए संदीप जी। तो ये तो आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, मैं क्या पुलिस आपका सहयोग नहीं कर रही है? क्या जांच पड़ताल में आप पर दबाव बनाया गया? नहीं, जांच पड़ताल, ये कहना कि 50 लोगों को नोटिस दे दिया एक तरीका है, जल्दबाजी में क्या इंसाफ हो जाएगा? नहीं, धैर्य रखना पड़ेगा। नहीं, धैर्य नहीं, आप बात समझिए संदीप जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 219 में बताइए, 219 में गवाही दर्ज कीजिए, 220 में नोटिस दिए जा रहे। 220 की स्टेटस रिपोर्ट तो अब मांगी। देखिए, देश में 2 धाराएं हैं, मानव वध को 2 जगह देखा जाता है, 299 और 300। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार एसआईटी को 299 और 300 में अंतर करने की पावर देती है? हिंसा की प्रति हिंसा हुई है, ओवरलैपिंग किया जा रहा केस को,
ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वो मैं 8 दिन पहले एसआईटी के इंचार्ज को कहा था वहां पे, जो वो कमांडेंट। पर इसमें ये भी तो जो तर्क है, दलील है यूपी सरकार की, अरे भाई मैं चश्मदीद हूं, मैंने दोनों घटनाएं देखी या मेरे सामने हुई है, तो मैं दोनों में गवाही दूंगा। अगर आप 219 में बुलाओगे तो मुझे डर नहीं लगने का, 220 में बुलाओगे तो मुझे भी डर होगा कि मेरा नाम 220 में डाला जाएगा। आज मुझे छोड़ देंगे, 4 दिन बाद टेनी के घर कोई गया, फार्म में खेत में लोग रहते हैं, उनको डराया जा रहा, दिवाली तक नहीं मनाने दी, 500 लोगों के घर पुलिस रेड कर रही, और 10 लोग पकड़ने के बाद 11वें व्यक्ति के घर पुलिस गई हो, तो बताएं। सुप्रीम कोर्ट नजरें बनाए हुए है, एक न्यायिक आयोग है, एक एसआईटी है, मैं इन्हें राजनीति से प्रेरित आरोप क्यों ना बताऊं आपके? नहीं, हम कोई नेता थोड़ा है जी, हम तो कह रहे अगर वहां प्रतिहिंसा हुई है तो उसको प्रतिहिंसा की दृष्टि से देखा जाए। 200 हम किसी के घर नहीं गए थे, हमको कुचला गया, उसके बाद प्रतिहिंसा हुई होगी, मैं ये आप उस बात हुई होगी, हाँ नहीं हुई है, निंदा नहीं करेंगे, निंदा हुई नहीं है ना भाई, नहीं हुई है, उनको भी न्याय मिलेगा, लेकिन उसके लिए देश में धाराएं हैं संदीप जी। मैं ये कह रहा हूं आपको, फिर कह रहा हूं कि 2 लोग जिनकी रिकॉर्डेड वीडियो है, जिनकी बाद में लाश पाई गई, वो पुलिस को सौंपे गए। अगर पुलिस ने उनसे पब्लिक के खिलाफ छीनने का मुकदमा नहीं लिखवाया तो उन अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप लगातार मौजूद थे वहां पे। एक सेकंड, आप इस केस को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। यहां पर बड़ा दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यह बात आई है कि 219 नंबर में 10 समन्स जारी किए गए हैं, नोटिस जारी किए गए हैं, 220 में 50, 219 है रौंदने का मामला, 220 है प्रतिहिंसा का मामला। क्या यह बात आई थी कोर्ट के सामने? देखिए, ये नंबर तो कोर्ट के सामने नहीं आई बात, लेकिन ये जरूर बात आई कि 2 एफआईआर दर्ज हुए, 219 और 220। हाँ। वो बेसिकली ये हो रहा था कि एक ही आदमी से दोनों में पूछताछ हो रही है। नहीं, ये पिछली सुनवाई की बात कर रहे हैं, आज की सुनवाई की नहीं, कि नोटिस ज्यादा 219 के बजाय 220 में दिए जा रहे हैं। ये कोर्ट की प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं था, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं था। लेकिन संदीप, यहां जो मसला है कि पहले दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया, 2 वकीलों ने पिटीशन डाली थी, चिट्ठी लिखी थी, पहले दिन से ही सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश सरकार पर, उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है। कोर्ट ने उसी दिन साफ कर दिया था कि जांच करिए, लेकिन जो एविडेंसेस मिलेंगे उसे प्रिजर्व करके रखना है आपको। मतलब उन्होंने जब एसआईटी का गठन कर दिया तो भी कोर्ट ने साफ कर दिया कि एसआईटी में आपने रखा किसको है। ये सारे लोकल अफसर थे, वहां के अफसर थे, इनसे हम बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। कोर्ट ने एक जुडिशियल कमीशन का अपॉइंटमेंट कर दिया, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज। कोर्ट ने आज कह दिया कि हमें उन पर भी भरोसा नहीं। संदीप, ये कुल मिलाकर ये कि सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात का एहसास है कि मामला कैसा है। किसानों की हत्या हुई है, प्रतिहिंसा हुई है, और वो किसानों को आंदोलन खड़ा करने के लिए कहीं और आने की जरूरत नहीं है, आंदोलन खड़ा करने की जरूरत नहीं है। वो आंदोलित पहले से बैठे हुए हैं, कभी भी आंदोलन बढ़ सकता है अलग ढंग से, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें आरोपी कौन है? गृह राज्य मंत्री का बेटा। तो सुप्रीम कोर्ट, ये न्याय में एक प्रोवर्ब कहा जाता है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ दिख। इट शुड नॉट ओनली सीन टू बी डन, इट शुड नॉट ओनली बी डन बट सीन टू बी डन। तो यहां पर कोर्ट दरअसल ये कहना चाहता है कि आप कहें कि मैं कुछ भी सरकार के लिए, कि आप कहें कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको लगता है कि राजनीति हो रही है, तो हम भी आपको मौका नहीं देंगे, किसी को मौका नहीं देंगे कि ये आरोप लगे कि राजनीति हो रही है। और तभी जो बात कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता कि एक श्याम सुंदर जो बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के मामले में उसकी बीवी की तरफ से कहा गया कि हम इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हैं क्योंकि हमें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि हर मामले का समाधान सीबीआई का नहीं है, और कोर्ट ने पहले भी मना कर दिया था कि सीबीआई की जांच हम नहीं कर सकते। और उसी समय बात आई थी कि इस मामले में खासकर सीबीआई पर को जांच नहीं सौंपी जा सकती है, और सब जानते हैं क्यों नहीं सौंपी जा सकती। एसआईटी के गठन पर भी सवाल उठाए हैं कि लोकल ऑफिसर्स ही क्यों पहले आपने अपॉइंट किए, वही तो चल रही है। उसमें बदलाव नहीं हुआ है कुछ। उसी समय कोर्ट ने सवाल उठा दिया था जब एसआईटी का गठन हुआ था कि अफसर ये कौन हैं? ये एसआईटी तो सब लोकल अफसर्स हैं और इनसे हम बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। पर वो एसआईटी जस की तस बनी है संदीप, और इसीलिए जब राज्य सरकार ने जुडिशियल कमीशन का अपॉइंटमेंट कर दिया, जस्टिस प्रदीप श्रीवास्तव को बना दिया, कमिश्नर का हेड बना दिया, तो कोर्ट ने उनसे रिपोर्ट तक देखने की जरूरत नहीं समझी, उनसे रिपोर्ट तक मांगने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि भरोसे की बात है। ये आपने अपने तजुर्बे में, इतने साल आपने हमारी न्यायपालिका को कवर किया है कि राज्य सरकार एक न्यायिक आयोग का गठन करे, एक रिटायर्ड जस्टिस को उसका अध्यक्ष बनाए, और सुप्रीम कोर्ट कह दे कि नहीं, इट डजंट नीड टू कंटिन्यू, इसको जारी रखने की जरूरत नहीं। आप राज्य से बाहर के एक एक्स जस्टिस
को अपॉइंट कीजिए, वो डे टू डे मॉनिटरिंग करेगा जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती। ऐसा देखा है आपने? ये रेयर है, मुझे याद नहीं है, और वो भी तब जब अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। अभी तक उन्होंने कुछ इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं दी है, कोई जांच कहां गई, क्या हुआ, इसमें अभी तक कोई जानकारी नहीं आई। तो ऐसा पहली बार मैं समझ रहा हूं कि ऐसा पहली बार हुआ, ऐसा इसके पहले नहीं हुआ। डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, घटक हैं बीजेपी के, साथ चुनाव लड़ने वाले हैं फरवरी में जो चुनाव होंगे। डॉक्टर संजय निषाद, सुप्रीम कोर्ट को यूपी सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को कैसे देखते हैं, और भरोसा कायम करना क्या राज्य की सबसे अहम जिम्मेदारी नहीं बन जाती है जब ऐसा नरसंहार हुआ हो? हाँ, ऑडियो कैसे? बोलिए डॉक्टर संजय निषाद। दूसरे में खोल लीजिए ना वो। नहीं, डॉक्टर संजय निषाद से संपर्क ठीक नहीं सदा है। अनुराग भदौरिया, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। ये सवाल भरोसे का है ना? देखिए संदीप जी, सवाल भरोसे का भी है और सवाल समाज के अंदर में लोकतंत्र बचाने का भी है। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, और जिस घटना की हम लोग बात कर रहे हैं, कोई ये पहली घटना नहीं हुई है। ये हमेशा से ही, जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में है, ये अपने लोगों को सिर्फ बचाने का काम करती है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि एफआईआर हुई है, एफआईआर की जांच होती है। अरे समाजवादी लोग तो सिर्फ यहाँ महंगाई बेरोजगारी पे प्रदर्शन करने जाते, उसी एफआईआर करके आप जेल भेज देते हो। तब तो इंक्वायरी नहीं होती है कहीं भी, तब तो आप 2 मिनट का समय नहीं लगाते। जिला पंचायत का जब चुनाव हो रहा था तो सदस्यों के घर के आगे बुलडोजर लगा के, और फिर जल्दी से बोलो बीजेपी में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, वरना हम बुलडोजर लेके गिरा रहे हैं घर आपका, और एफआईआर करके जेल के अंदर डालने की कोशिश कर रहे थे। आपसे सीख रहे हैं ना अनुराग भदौरिया, आपकी सरकार से सीख रहे हैं। मतलब माफिया घूम रहे थे खुले में, यूपी पुलिस आपके टाइम पर आजम खान की भैंसे ढूंढ रही थी। मुझसे अगर सीख रहे होते तो ये यहाँ पे विकास का काम करते, जैसे हमने रिवर फंड बनाया वैसे बनाते, मेट्रो बनाने का काम करते, यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल बनाने का काम करते जैसे हमने बनाया। ये नंबर ना बदल रहे होते कि 100 हमने बनाया। हाँ, कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त थी 2012 से 2017, ये उत्तर प्रदेश वालों को बताने की जरूरत नहीं। नहीं, उत्तर प्रदेश वालों को पता है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से इनके गृह राज्य मंत्री पे ही इतने मुकदमे हैं, और वो देश के गृह राज्य मंत्री और खुलेआम चैलेंज देके कहते हैं। आप बताइए, सपा में किसी ने मंत्री ने बोला हो कि भैया मैं गुंडा होना मेरा ज्यादा रुतबा है, मंत्री मेरे लिए बहुत छोटी बात है, विधायक सांसद तो मैं कुछ हूं ही नहीं। कितने गुंडों को मंत्री बनाया? नहीं, आप बताइए ना, गृह राज्य मंत्री क्या कह रहे थे? सरेआम कह रहे थे कि मैं क्या हूं, आप जानते ही होंगे अच्छी तरह से, सरेआम। और कह रहे पलिया तो क्या लखीमपुर तक रहना मुश्किल हो जाएगा, और मैं 2 मिनट में ठीक कर देता हूं आदमी को, 2 मिनट में, ऐसे बोल रहे थे। और ये मंत्री सांसद कुछ नहीं होता, मैं तो क्या था पहले ये सबको पता है। तो ये हालत उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे खुद ही आपराधिक मुकदमे जिन्होंने अपने कलम से हटाए, डिप्टी सीएम पे खुद ही आपराधिक मुकदमे जो अपने कलम से हटाए। आप बताओ समाजवादी में कौन सा मुख्यमंत्री जिस पे आपराधिक मुकदमे थे? आपके पूरी फेहरिस्त निकालूं, पिछले बार कितने आदमी, 39% आपके विधायक, 39%, और चेक कर लीजिएगा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं आपके मौजूदा 47 विधायकों में से 39%, सबसे ज्यादा प्रतिशत है। अरे सुन तो लीजिए, आज तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पे आपराधिक मुकदमे हैं, प्रदेश का मुख्यमंत्री पे आपराधिक मुकदमे, आप पर राजनीतिक, आप पर आपराधिक मुकदमे, ये तो राजनीतिक, दूसरे के आपराधिक मुकदमे वो गैर राजनीतिक। आपराधिक मुकदमे भाई 114 विधायक बीजेपी के ऐसे जिनमें संगीन धाराओं में मुकदमे, क्या बात कर रहे हैं आप? और इन्होंने तो मुकदमे हटाने का काम किया है जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा नहीं होता तो क्या रात के अंधेरे में, आप बताइए, हथरस की बेटी को पेट्रोल डाल के उसका अंतिम संस्कार कर दिया, किस अधिकारी को सजा दी इन्होंने? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चिन्मय स्वामी को कौन सी इन्होंने उनके ऊपर आरोप लगा तो कैसे बचाते घूम रहे थे, कैसे बचाए? आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जो घटना यहाँ पे प्रजापति ध्यान है, अब फिर आप वहीं पहुंच गए। हाँ, वो मैंने आपसे क्या बोला कि उनका वो भी कोर्ट में, और बार बार न्याय, वो आप जानते हो क्या प्रक्रिया चल रही है, उस पर कहने की जरूरत नहीं है। क्या प्रक्रिया चल रही है? डॉक्टर संजय निषाद, सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं, आम आदमी का भी भरोसा डगमगा रहा है क्या लखीमपुर खीरी जांच को लेकर? एक मिनट संजय निषाद,
आपने YouTube खोल रखा है क्या निशात भाई? जवाब दीजिए जो सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, मुझे नहीं लगता है। आप हटा दीजिए निशात साहब को। तो सवाल भरोसे का है ना, जहां से मैंने शुरुआत की थी राकेश त्रिपाठी। भरोसा कायम करना सरकार की जिम्मेदारी होती है ना। सुप्रीम कोर्ट का भरोसा टूटता दिख रहा है, आम आदमी का भरोसा ना डगमगाए, ये बना रहे, ये जिम्मेदारी सरकार की है। बिल्कुल संदीप जी, इस बात की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटेगी भी नहीं। जांच की प्रक्रिया को लेकर के, जांच की तेजी और धीमेपन को लेकर के कुछ बातें कही जा सकती हैं और निश्चित तौर पर उसमें अगर कुछ स्वीकार करना होगा तो हम स्वीकार करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आप अभी डॉक्टर अनुराग भदौरिया जब बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मुजफ्फरनगर दंगे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया था कि अखिलेश सरकार के कारण ही मुजफ्फरनगर दंगे हुए, और आज वो हमें आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मुजफ्फरनगर दंगों में आपके नेताओं पर जो FIR थी वो भी आपने सारी वापस ले ली। हकीकत ये भी है। नहीं, मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में जिस तरह से आरोपियों को बचाने का काम किया जा रहा था, आरोपियों को सरकारी वायुयान से बुलाकर के मुख्यमंत्री आवास में नाश्ता कराने का काम किया जा रहा था। आपके जितने लोगों के नाम थे वो सारे केस वापस लिए कि नहीं आपने? चुन चुन करके FIR दर्ज करने का काम किया जा रहा था। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। गलत तरीके से निर्दोष लोगों को फंसाने का काम। एक मिनट बोलिए राकेश। तो भरोसा कायम करेगी ना सरकार? न्याय करने का काम करेगी। मैं संदीप जी देखिए, भरोसा अगर कायम हुआ होता मुजफ्फरनगर दंगे में ना, तो ये महीनों तक पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप 2013 में चले गए। 3 अक्टूबर 2021 की भी बात कीजिए। राजनीतिक माहौल अब गरमाने लगा है तो ठीक है, मुजफ्फरनगर की भी बात आएंगी, लेकिन जो नरसंहार हुआ उसकी जांच निष्पक्ष हो, गुनहगारों को सजा मिले। किसानों को रौंदा गया है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीट कर हत्या कर दी गई। दोनों जगह इंसाफ होना चाहिए। बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कानून आपसे ऊपर है। वो जो भरोसा है एक आम आदमी का इस कहावत में, वो कायम रहे, इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।